स्वागत है आपका एनबीएस पॉडकास्ट के नए एपिसोड में और शुरू करते हैं आज का किस्सा। दीक्षा किसी काम से रांची आई थी। जैसे ही वो रांची को क्रॉस करने लगी अपनी गाड़ी पे, उसका जो ध्यान है वो एक घर पे जाता है। दिखने में काफी खंडर घर लग रहा था। बहुत इक्का तुक्का घर ही थे जो आसपास उसको नजर आ रहे थे। अपने पति के साथ दीक्षा आई थी। अचानक से वो जब घर के पास से गुजरती है तो गाड़ी को रोकने के लिए कहती है। उसका पति गाड़ी रोकता है। जब वो दीक्षा उतरती है, हालांकि उसके पति को ये पता ही नहीं था कि दीक्षा ऐसा क्यों कह रही है। वो सवाल भी करता है लेकिन दीक्षा कोई जवाब नहीं देती। वो गाड़ी से उतरती है, घर की तरफ जाती है। घर की तरफ जब जा रही होती है तो उसकी सिसकियों की आवाज दीक्षा के पति को आ रही होती है। वो समझ नहीं पा रहा था कि क्या इस घर से क्या उसका कुछ रिश्ता है, क्योंकि बकौल उसके पति ऐसा कुछ होना तो नहीं चाहिए। दीक्षा जो पटना में रहती थी, उसकी शादी हुई इंदौर में। तो रांची से तो उसका किसी तरीके का कोई लिंक नहीं होना चाहिए, और वो भी खास तौर पर एक घर से जो दिखने में खंडर जैसा नजर आ रहा है। दीक्षा उस गेट के पास जाती है, धीरे से उस गेट को खोलती है। उसका पति उसको रोकना चाहता है कि झाड़ियां काफी है, हो सकता है कोई कीड़ा वगैरह ना हो जो नुकसान कर दे, लेकिन दीक्षा किसी की बात सुन ही नहीं रही थी। वो धीरे धीरे गेट खोल के उस घर के अंदर जाती है और एक कमरे में बैठकर रोने लग पड़ती है। दीक्षा का पति उसको हौसला देता है, लेकिन वो समझ नहीं पा रहा था कि दीक्षा इस खंडर घर में जो बकौल उसके पति के, उसका कोई रिश्ता तो होना नहीं चाहिए, ना ही सिर्फ घर से बल्कि शहर से भी। फिर भी वो यहाँ पर आकर रो रही है अजीब से तरीके से, और वो कह रही है कि आई रियली मिस यू दीपू। दीपू कौन है? क्या इसके पति को इसके बारे में कुछ पता था? दीक्षा का पति सोचता है कि दीपू, मैंने नाम पहले कभी सुना है, शायद 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 हाँ, दीपू दीक्षा की बहन थी शायद। लेकिन उसकी बहन का इस घर से क्या रिश्ता? दीक्षा कुछ देर तक वहां पर रोती है, और समय की नजाकत देखते हुए, माहौल देखते हुए दीक्षा का पति उसको ज्यादा रोकता नहीं है, और वो इंतजार करता है कि दीक्षा का मन हल्का हो जाए। और कुछ समय बाद दीक्षा वहां से उठती है, गाड़ी में बैठती है और चलने को कहती है। कुछ समय तक तो गाड़ी में खामोशी छाई रही। जब तक दीक्षा का मूड उसके पति को लगा कि ठीक नहीं हुआ, तब तक वो कुछ बोल नहीं रहा था। वो सपोर्ट कर रहा था कि बस उसका एक बार मन हल्का हो जाए। अब सफर करते करते काफी समय हो चला था। इस दौरान जब से वो गाड़ी में बैठी थी उस घर से, तब से लेकर अब तक तकरीबन 2 घंटे बीत चुके थे, लेकिन एक बार भी दीक्षा ने कुछ नहीं बोला। फिर लगता है उसके पति को कि शायद अब कुछ उसका जो मूड है वो कुछ ठीक है, और अब उससे थोड़ी बहुत बात कर लेनी चाहिए। वो बात करनी शुरू करता है दीक्षा से और कहता है कि दीक्षा, मैं समझ नहीं पा रहा कि वो घर, उस घर में तुम गई, वहां पर रोने लग पड़ी, और दीपू, जहां तक मेरा ख्याल है कि वो दीपू तो तुम्हारी बहन थी ना, छोटी बहन, जिसके बारे में तुम कई बार बात करती हो। दीक्षा बस हाँ में सर हिलाती है और उसके बाद कुछ ज्यादा बोलती नहीं। अब सफर काफी लंबा था। अभी तकरीबन इन्हें 6-7 घंटे का सफर और तय करना था जिस तरफ ये जा रहे थे। तो दीक्षा का पति कहता है कि प्लीज यार, मुझे समझ नहीं आ रही, मुझे डर भी लग रहा है कि क्या कुछ ऐसा हुआ था, कुछ वाक्य हुआ था, मुझे बताओ तो सही। ऐसे तुम कैसे चुप रह सकती हो? अब हम पति पत्नी हैं, और मेरे हिसाब से तो तुम्हें कुछ ऐसा छुपाना नहीं चाहिए। दीक्षा उसकी तरफ देखती है और हल्का सा मुस्कुराती है। वो कहती है कि क्या तुम्हें पता है कि हम कुछ समय तक रांची में भी रहे? जब इसके बारे में इनके पति सुनते हैं तो वो कहते हैं कि नहीं, मुझे तो इसके बारे में नहीं पता। अब ये बहुत कुछ अजीब बात थी भी नहीं, क्योंकि जो दीक्षा के पिता थे वो एक सरकारी नौकर थे, तो उनकी ट्रांसफर वगैरह तो होती रहती थी। अब ये बात तब की है जब बिहार और रांची आई थिंक एक ही इलाके के थे, एक ही स्टेट थी। तो दीक्षा कहती है कि हम कुछ समय रांची रहे, लेकिन रांची हमें रास नहीं आया। हमें बहुत जल्द रांची को छोड़ना पड़ा, और ये जो घर था ना जहाँ पर मैं रुकी हूँ, ये हमारा पहला रांची में और आखिरी घर था।
पापा ने बड़े सपने सजोए थे, बड़ी मुश्किल से पैसे इकट्ठे किए थे। उन्हें लगा था कि रांची अब उनका आखिरी स्टॉप है। वो यहीं पर अब ताउम्र नौकरी करेंगे, तो इसलिए उन्होंने ये घर खरीदा था। लेकिन ये घर जो है वो बहुत ज़्यादा हमें रास नहीं आया। अब ये बात दीक्षा के पति को समझ नहीं लग रही थी कि घर रास नहीं आया और दीपू का इस घर से क्या लिंक है। फिर अब मीनाक्षी थोड़ा-सा ईज़ी हो रही थी बात करने में और वो बात करना शुरू करती। वो कहती है कि तब हम पटना के पास ही रहते थे और पापा की जो ट्रांसफ़र है वो रांची में होने वाली थी। पटना रह कर पापा भी वैसे बोर हो चुके थे। मेरी उम्र थी तब कुछ 6 साल के आसपास और जो मेरी दीपू थी उसकी उम्र 4 साल थी। हमें बहुत ज़्यादा कुछ इतना होश नहीं था, लेकिन फिर भी जो घटनाएँ हुई उसके बाद तो काफ़ी कुछ याद है। ऐसी यादें जो भूली नहीं जा सकती, जिसको भूलने का दिल तो करता है, लेकिन वो भुलाए नहीं भूलती। अब दीक्षा कहती है कि एक दिन पापा काफ़ी खुश थे। वो कह रहे थे कि भाई बड़ी मुश्किल से मैंने अपनी बदली कराई है रांची। मैं तो सोच रहा था कि यार रांची पता नहीं, मैं रांची जाना चाहता हूँ, क्योंकि शायद उनके पिता बचपन में रांची गए थे 1-2 बार, उन्हें रांची काफ़ी पसंद आया। तो अब वो काफ़ी ज़्यादा सुपर एक्साइटेड थे कि भाई रांची अब जाएँगे। यहाँ पर जो घर था, वो घर था किराए पर। अब इनके पास इतने साधन उपलब्ध थे कि ये घर खरीद सकें। फिर इनके पिता कहते हैं कि मैं ऐसा करता हूँ, मैं छुट्टी लेकर जाता हूँ रांची और वहाँ पर मैं घर वगैरह देखता हूँ। देखते हैं मिल जाएगा, नहीं तो कुछ ऐसा करेंगे, कुछ देर हम रेंट पर रहेंगे और उसके बाद ढूँढते रहेंगे और जैसे ही घर मिलेगा हम शिफ्ट हो जाएँगे। इनकी माँ को भी ये बात काफ़ी पसंद आती है और जब ये बच्चे थे तब इनके साथ तो कोई सलाह-मशवरा वाली कोई बात थी नहीं। अब इनके पिता रांची जाते हैं और 3 दिन बाद इनके पिता वापस आ जाते हैं, काफ़ी खुश होते हैं। वो कहते हैं कि भई घर तो इतनी जल्दी मिल गया। हाँ, घर है थोड़ा-सा कुछ, मतलब वहाँ पर ना कुछ आबादी नहीं है, 1-2 घर हैं। लेकिन भई जितना मेरा बजट था ना उससे काफ़ी सस्ता घर मिला, बना-बनाया, तकरीबन जैसे हमें चाहिए था वैसे का वैसा ही घर था। अब इनकी माँ खुश होती है, कहती है कि कुछ पता-पुता तो कराया है ना आस-पास? तो कहते हैं पता क्या कराना जी, डीलर से बात हुई है। डीलर ने रेट बताया, हमने नेगोशिएट किया, थोड़ा बहुत कम हुआ और हम रजिस्ट्री कराएँगे। हम ऐसा करते हैं, हम बयाना दे आएँ उनको, तो जब हम सीधा ही उनको कह दें कि भई हम तो यहाँ पर सीधा ही शिफ्ट होंगे। साफ-सफाई का मैं कह आया हूँ डीलर को और वो साफ-सफाई पीछे करा देगा, बाकी फ़ोन पर बात हमारी होती रहेगी। इनकी माँ को ये थोड़ी-सी जल्दबाज़ी लगती है और ये 1-2 बार कहती भी हैं कि आपको फिर भी थोड़ा-सा ध्यान देना चाहिए था, बेगाना शहर है, वहाँ पर किसी से पूछताछ, थोड़ा बहुत पता-पुता कराने की कोशिश करते, और नहीं तो जो डिपार्टमेंट जो जहाँ पर भी हम जा रहे हैं ऑफ़िस में, वहाँ से लोगों से बात कर लेते। अरे, आप तो ऊँची पोस्ट पे जा रहे हैं, आपको तो पता ही होगा ना, वो आपके जो नीचे काम करने वाले लोग हैं, वो तो तवज्जो दे के इस बात का पता कराएँगे। लेकिन फिर भी इनके पिता कुछ ज़्यादा ही जल्दबाज़ी में थे। अब 1 आधा महीना इस प्रोसेस को लगा, शिफ्टिंग वगैरह के लिए तैयारी होने लग पड़ी। अब अगले दिन इन्होंने जो ट्रक पर सारा सामान लोड हो चुका था, रात का समय था, आज इस घर में इनकी आखिरी रात थी जहाँ पर ये रह रहे थे पटना में। ये अपनी बहन के साथ सोई हुई थी। अचानक से इनकी बहन ऊँची-ऊँची चीखें मारने लग पड़ती है। ये तो एक बार दहल जाती हैं। ना ही सिर्फ इनका दिल दहलता है बल्कि इनकी माँ, इनके पिता, सबका दिल दहलता है और ये भागे-भागे कमरे में आते हैं। मैं देखती हूँ कि दीपू यानी दीपिका, जिसको हम प्यार से दीपू-दीपू बोलते थे, वो आंखें बंद किए हुए हैं लेकिन ऊँची-ऊँची चीखें मारी जा रही हैं। माता-पिता, मैं, तीनों जाने हैरान कि ये हो क्या रहा। हमें लग रहा था कि शायद कोई सपना देखा है दीपू ने, लेकिन वो तो आंखें खोलने के लिए तैयार ही नहीं थी। बस वो एक बात कह रही थी, हमने उस घर में नहीं जाना, मम्मी पापा उस घर में मत जाना, उस घर में भूत है, उस घर में भूत है। ये सुनकर तो पिताजी काफ़ी सकते में आ गए। अरे! जिस घर के बारे में दीपू को तो पता तक ही नहीं, जिसको उसने देखा तक ही नहीं, जो कई 100 किलोमीटर दूर है हमारे इस घर से, जहाँ वो कल पहली बार जाएगी और उस घर के बारे में कह रही है कि पापा वहाँ पे मत जाना, वहाँ पे भूत है। ये सोच के पिता हँसने लग पड़ते हैं। अरे! कल नई जगह जा रही है ना, आज इस घर में आखिरी दिन है, चलो जितनी भी है छोटी-सी,
अपना जो कहते हैं ना बड़ा छोटा सा जो बचपना होता है वो यहाँ पे बीता है, कुछ यादें होंगी उस वजह से डर रही होगी। यही बात माँ को भी ऐसा लगता है, वो भी हंसने लग पड़ती है और वो उनको उठाकर ले जाती है। अब अकेले में मुझे डर लग रहा था, इसलिए मैं पापा के साथ सो जाती हूँ। मैं पापा को कहती हूँ कि पापा आप मेरे पास ही रहिए। सुबह हम सब के लिए तो शायद एक सी थी, लेकिन दीपू के लिए एक सी नहीं थी। सुबह दीपू को काफ़ी ज़्यादा बुखार था, उसकी वजह से कुछ डिले भी हुआ जाने के लिए, लेकिन साथ के साथ ही वो आज काफ़ी ज़्यादा अलग सा बिहेव कर रही थी। आमतौर पर बच्चे ऐसा बिहेव करते हैं और उनकी बातों को तवज्जो नहीं दी जाती, और शायद इस केस में भी यही था। माता पिता दीपू की बातों को तवज्जो दे नहीं दे रहे थे, उनको सिर्फ ऐसा लगा था कि शायद एक बुरा सपना है और अब ये उस वजह से कुछ तबीयत उसकी खराब हो गई है। हमने 1-2 घंटा लेट चलना शुरू किया। फिर जब हम पहुंचे, मैं जो घर था वो तो उसको देखती ही रह गई। बड़ा ही सुंदर घर था, आपने भी तो देखा है। खंडर होने के बावजूद भी यह घर बेहद सुंदर है। और जब मैं इस घर में देखा, खाली घर, बिल्कुल साफ सफाई हुई हुई है, मेरी तो खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं रहा। एक छोटा सा आंगन जैसा मुझे चाहिए था। मैं तो बोर हो चुकी थी एक फ्लैट में रह के। घर के पिछवाड़े में भी एक छोटा सा आंगन था, एक पेड़, आसपास कोई बहुत ज्यादा आबादी नहीं। मैं तो बहुत ज्यादा खुश थी। ऐसा ही घर मुझे चाहिए था। अब हम इस घर में सामान वगैरह रखाते हैं। पहले रात तो कुछ हमें पता लगता ही नहीं कहाँ पड़े हैं। इतनी थकावट थी कि माता पिता भी सो चुके, मैं भी सो चुके। अब अगले दिन जब सुबह सुबह हम दोनों सो रहे थे, पिताजी भी साइड पे सो रहे थे, तो माँ अचानक से काफी हड़बड़ी में भागी भागी आई और पिता को उठाने लग पड़ती है। वो कहती है, जी सुनो, जल्दी से बाहर आओ, जल्दी से आओ बाहर। अब वो जल्दी से जब बाहर जाते हैं तो देखते हैं कि वहां पर एक नींबू पड़ा हुआ था, सूखा हुआ। अब ये एक नॉर्मल टोटका होता है जिसके बारे में काफी लोग जानते हैं, और कई नजर उतारने के लिए भी ऐसा टोटका करते हैं, या कई कुछ ऐसी शह को किसी दूसरे के गले में डालने के लिए भी ऐसा काम करते हैं। इसको देखकर पिता कहते हैं कि क्या हुआ, इतना चिल्ला क्यों रही हो? तो ये कहती है, देखो हमारे घर के बाहर नींबू पड़ा है। तो पिता कहते हैं कि पड़ा है तो फिर क्या हो गया? अरे किसी ने फेंक फूंक दिया होगा। लेकिन माँ कहती है कि ऐसा काला नींबू इतनी जल्दी होता नहीं है, कल रात तक तो ऐसा कुछ यहाँ पर पड़ा नहीं है। पहले पड़ा होता तो माना जा सकता था, जरूर कोई फेंक कर गया। लेकिन इनके पिताजी ये मानने के लिए तैयार नहीं थे और बात को आई गई कर देते हैं। अब हम उस घर में रह रहे थे। मुझे कोई दिक्कत नहीं थी, दीपू को दिक्कत थी। ना ही माँ को दिक्कत थी, ना ही पिता को दिक्कत थी, लेकिन दीपू को दिक्कत थी। मेरी बहन जो बड़ी चुलबुली थी, बचपन तो होता ही ऐसा, लेकिन वो घर आने के बाद तो ऐसे गुमसुम होगी जैसे पता नहीं उसके शरीर से किसी ने जान ही निकाल दी हो। गाहे बगाहे वो रात को वैसे ही चीख मारती जैसे वो आखिरी रात में मारी थी, जहां हम रुके थे, जहां हमारा घर था। अब हम इस चीज को लेकर काफी ज्यादा परेशान भी थे, लेकिन माँ बाप का यही सोचना था कि नई जगह पर आने की वजह से दीपू ऐसे कर रही है, उसको शायद नई जगह भी सूट नहीं कर रही और धीरे धीरे सबको सूट कर जाएगी। क्या मुझे कभी ऐसा महसूस हुआ? नहीं, मुझे कभी ऐसा महसूस नहीं हुआ। अब नींबू वाली बात को कुछ दिन हो चुके थे। एक दिन फिर मेरी माँ भागी भागी आती है और पिता को उठा के कहती है, जल्दी बाहर चलो। अब पिता कहते हैं, अब क्या हो गया? जब वो वहां पर जाती हैं तो देखती हैं फिर एक नींबू पड़ा हुआ था, लेकिन इस बार नींबू के साथ खून के छींटे भी थे, जो काफी भारी भारी छींटे थे, हल्के हल्के नहीं थे। पिता कुछ हद तक टेंस तो होते हैं, लेकिन वो कहते हैं कि मुझे लगता है कि शायद किसी की शरारत होगी। तुम्हें पता है ना, आजकल लोग बहुत करते हैं, किसी के घर में जानबूझकर कुछ ऐसा करते हैं ताकि लोग डर कर भाग जाए। नया शहर है, हो सकता है कि किसी को हमारा यहाँ पर आना पसंद ना आए और ये टुच्ची हरकतें कर रहा है ताकि हम डर जाएं और भाग जाएं, लेकिन हम भी कोई डरने वाले हैं नहीं है। हम भी यहाँ पे डट के रहेंगे, कोई बात नहीं, देख लेंगे। ऐसा कौन सा है जो हमें डरा कर भगाना चाहता है? शायद इनकी बात को सुनकर इनकी पत्नी यानी मेरी माँ को थोड़ा सा संतुष्टि हुई हो और वो कहती हैं कि हाँ, ये भी बात ठीक है। अब 2-4 दिन बीतते हैं, फिर वही जो नींबू है वो बाहर पड़ा होता है, वही जो खून के छींटे हैं वो नजर आते हैं, लेकिन माँ भी अब इस चीज को लेकर यूज्ड टू हो चुकी थी और वो कह रही थी कि बस ऐसे ही कोई कर रहा होगा। लेकिन
एक सुबह जब माँ फिर से भागी भागी आती है, पिता को उठाती है। शायद पिता भी ये अज्यूम कर रहे थे कि फिर से वही नींबू वाली हरकत होगी, खून होगा, फिर से वही पुरानी बात, फिर से मैं वही बात कहूंगा। वो बात थी भी, लेकिन इस बार जो डायरेक्शन थी नींबू की वो सही नहीं थी। नींबू मिला था इनके हर एक कमरे में, एक एक कमरे में एक एक नींबू, खून के छींटे कोने पर, लॉबी में भी, किचन में भी, बाथरूम तक में भी। बाहर तक की बात तो समझ आती थी, शैतानी लोगों की समझ आ सकती थी, लेकिन घर के अंदर रात के समय में कौन है जो ऐसी हरकत करेगा। जैसे ही पिता सब कुछ ये देखते हैं, मैंने आज पहली बार पिता के चेहरे पर वो परेशानी देखी, उनके माथे से छूटते हुए पसीने को देखा। और दीपू दीपू तो कांपे जा रही थी। उसको तो इस बातों का पता होना ही नहीं चाहिए। उसको क्या क्या मालूम, उसको ही नहीं बल्कि मुझे भी क्या मालूम कि ये काला जादू होता है या कुछ ऐसा होता है, लेकिन दीपू थर थर कांपे जा रही थी। उस रात दीपू की तबीयत काफी खराब हुई, हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ा। आज पिताजी सोच रहे थे कि किसी किसी को बुलाया जाए, किसी तांत्रिक को किसी को बुलाया जाए और पता कराया जाए कि आखिर ये घर में चल क्या रहा है। जब दीपू ठीक होती है, उसको घर लेकर आया जाता है, तो फिर काय बात शुरू होती है किसी पढ़े लिखे किसी तांत्रिक को बुलाने की। तांत्रिक को बुलाया भी जाता है। जब तांत्रिक आता है तो वो घर में मुआयना करता है और वो काफ़ी परेशान होता है। वो तो हमारे पिताजी से भी काफ़ी परेशान लग रहा था, क्योंकि जिसको जिस बात की नॉलेज होगी वो तो हो सकता है कि इस बात में अपने आप को समझ रहा हो कि कुछ गलत है घर में। वो कुछ बोलता नहीं है, कुछ जल छिड़कता है घर में और पिताजी को बाहर लेके चले जाता है। कुछ समय बाद पिताजी आते हैं, वो काफ़ी परेशान महसूस हो रहे होते हैं, कुछ गुस्से में भी थे। माँ पूछने की कोशिश करती है, लेकिन वो उनको बताते हैं कुछ दूसरे कमरे में लेके जाके। हमें कुछ पता नहीं लगता। उसके बाद माता और पिता के बीच में काफ़ी झगड़ा होता है। शायद माँ कह रही थी कि हमें घर छोड़ देना चाहिए और पिताजी कहते हैं कि नहीं, ये किसी की शरारत है, ऐसे कैसे घर को छोड़ देंगे। फिर भी दोनों के बीच में तकरार जो थी हमें साफ तौर पर सुनाई दे रही थी और महसूस किया जा रहा था कि शायद तांत्रिक ने इस घर को छोड़ने के लिए कहा है। पिताजी इस घर को छोड़ नहीं रहे थे। एक आधा दिन बीतता है और फिर कुछ शांति सी होने लग पड़ती है। बातें बहुत पुरानी थी नहीं, लेकिन हर कोई बुलाने की कोशिश कर रहा था। लेकिन कोई था जो उस जगह में इंतजार कर रहा था किसी का। किसका? शायद पता लगेगा। वो चाहता नहीं था कि वो इस घर को छोड़े। जब घर को छोड़ने की बात हुई तो शायद उसको इतना अच्छा नहीं लगा, और जो उसके बाद हुआ मैं आज तक विश्वास कर ही नहीं सकती। अब कुछ दिन बीतते हैं। अचानक से एक रात मेरे पिता काफी ज्यादा शोर मचा रहे थे। वो मेरे कमरे में आते हैं, हमारे कमरे में आते हैं, दीपू और मेरे कमरे में, और जल्दी से हमको नींद से उठाते हैं। एक गाड़ी बाहर खड़ी थी, जल्दी से हम सारे जाने बैठते हैं। हमें तो कुछ समझ लग ही नहीं रहा था कि ये हुआ क्या। बस हम हल्की हल्की बेहोशी में थे, अभी नींद तो पूरी हुई नहीं थी। पिताजी काफी डरे हुए थे और माँ कह रही थी कि हमें जल्दी ही घर छोड़ देना चाहिए था, आज तो आपने भी देख लिया ना। तो पिताजी कुछ बोल नहीं रहे थे। हम किसी होटल में जाते हैं। अगले दिन सुबह पिताजी जल्दी से कायबत शुरू करते हैं किसी घर को ढूंढने की। एक रेंट पे घर लेते हैं। एक ही दिन में सारा सामान जो है वो आ जाता है। फिर से मैं इतनी बड़ी तो थी नहीं कि अपनी माँ से पूछूं कि हुआ क्या, पिता से पूछूं कि हुआ क्या। दोनों बहुत परेशान लग रहे थे। अब सिर्फ हम स्पेक्टेटर्स थे, दर्शक। लेकिन शायद दीपू नहीं थी। वो शायद इस घिनौने खेल का हिस्सा थी, जाने अनजाने। शायद जिस दिन वो रोई, जिस दिन वो चीखी, उसी दिन शायद हमें बात मान लेनी चाहिए थी। क्या बच्चे की बात इतनी जल्दी मानी जा सकती है? आज भी अगर कोई ऐसी हरकत करे तो शायद ना माने, लेकिन कोई
अनहोनी जो होती है उससे पहले कोई ना कोई इशारा मिल जाता है, और वो चीख दीपू की इसी बात का इशारा थी। 2-3 दिन होते हैं, सब ठीक हो रहा होता है। जो नया रेंट का घर था वहां पर कुछ ऐसी दिक्कत थी नहीं, और जो बातें चल रही थी पिता और माता के बीच में वही थे कि हम जो भी रेट मिलेगा इसको बेचेंगे, फिर देखते हैं कोई और प्रॉपर्टी का, समझेंगे लॉस हो गया। ये बात तो समझ आ चुकी थी कि उस घर में कोई समस्या है, हमने उस घर को लेने में गलती की। अब 1 हफ्ता बीतता है और उस दिन हमारे घर में कोहराम मचा हुआ था, क्योंकि दीपू मिल ही नहीं रही थी। वो बच्ची घर से बाहर कभी निकलती नहीं। मैं तो स्कूल से वापस आई, अभी दीपू स्कूल पढ़ना शुरू हुई थी लेकिन जल्दी आ जाती थी। आज वो घर जल्दी आई, माँ ने उसको खाना खिलाया, सोने के लिए सुलाया, बेड पर सुलाया और अपना काम करने लगी। लेकिन जब देखा बेड पर जाकर तो दीपू थी नहीं। जल्दी से पिता भी आ चुके थे। सारा मोहल्ला इधर उधर भागे जा रहा था कि कहाँ होगी, कहीं गई तो नहीं, किडनैप तो नहीं कर लिया। सारा दिन सारी रात ढूंढते रहे लेकिन दीपू मिली नहीं। अब इतनी छोटी बच्ची कहाँ पे जा सकती है? पुलिस को इत्तला किया गया, पुलिस भी ढूंढ ढूंढ के पागल, लेकिन कोई भी दीपू को ढूंढ ना सका। 2 दिन गुजर चुके थे इस बात को। एक दिन अचानक मैं सोई हुई थी, मुझे बहुत ऊंची ऊंची रोने की आवाज आती है। मेरी माँ और मेरे बाप बहुत ऊंची ऊंची रो रहे थे। शायद जिस अनहोनी का डर था, मैं जिसके बारे में सोच रही थी, वो ही हुआ। जिस अनहोनी का अंदेशा था वो शायद घट चुकी थी। दीपू मिल चुकी थी, या यूं कहें कि दीपू नहीं, उसकी लाश मिल चुकी थी। और क्या तुम्हें पता है कि वो कहाँ थी? वो उसी घर के उसी कमरे के उसी जगह पर जहां पर मैं आज बैठकर रो रही थी। दीपू की लाश वहीं पर पड़ी थी। दीक्षा के पति की आंखें तो खुली की खुली थी कि एक छोटी सी बच्ची, वो घर जहां पर नया इन्होंने रेंट पर लिया था वहां से उसकी दूरी कम से कम 4 से 5 किलोमीटर दूर थी। ऐसा कैसे हो सकता है कि एक बच्ची इतनी दूर चली गई? घर में बाहर से ताला लगा था, दरवाजों में बाहर से ताला लगा था। ना जाने माँ बाप को क्या सूझी कि वो उस घर की तरफ गए, और जब घर के पास गए तो एक बदबू आ रही थी, वो दीपू की थी। हमारी दीपू, प्यारी सी दीपू इस दुनिया में नहीं रही थी। वो घर उसको खा गया, या उस घर में रहने वाली प्रेत आत्मा उसको खा गई, ये तो पता नहीं। लेकिन हमारी बच्ची, मेरी बहन, मेरी प्यारी बहन, जिसके साथ तो मैं अभी सही तरीके से खेल ही नहीं सकी, वो तो शायद हमें सही तरीके से पहचान ही नहीं सकी थी, और वो इस दुनिया से चली गई। शायद तांत्रिक की बात मान लेनी चाहिए थी। अब वो बातें जो मुझे नहीं पता थी, जब मैं बड़ी हुई तो मुझे पता लगी कि तांत्रिक ने कहा था कि इस घर में एक प्रेत आत्मा का साया है। तुम्हारे आने से पहले ही वो तुम्हारे सारे परिवार के बारे में जान चुकी थी, और वो दीपू को अपने साथ ही रखना चाहती थी। इस बात पर पिताजी गुस्से में आए थे, और उन्होंने तांत्रिक को कुछ बुरा भला भी कहा था कि तुम भी कभी उसके साथ तो नहीं मिले जो चाहते हैं कि हम इस घर को बेच दें। और फिर जिस रात पिता हमें जल्दी से भगाकर लेकर गए गाड़ी में, उस रात हमारे पिता ने साफ देखा कि क्या हुआ था। वो पानी पीने के लिए रसोई घर गए, वहां पर एक औरत खड़ी थी। शुरू में उन्हें लगा कि कहीं पत्नी तो नहीं, लेकिन पत्नी तो रूम में थी। जैसे ही वो औरत मुड़ी, उसकी सिर्फ और सिर्फ आंखें दिखी और कुछ था ही नहीं, चेहरा था ही नहीं। अब इसके बाद क्या देखना बाकी रह चुका था। वो भागते हैं, झट से भागते हैं, उसी समय मकान खाली करते हैं। अभी कुछ ही समय तो हुआ था हमें रांची आए, और इतना बड़ा हादसा हो गया हमारे साथ, हम इसके बारे में कभी सोच तक नहीं सकते थे। रांची हमें रास नहीं आया। हमने तो एक हीरा खो दिया रांची में, मेरे प्यारे दीपू, उसको खो दिया। इसके बाद फिर रांची हमारे रहने लायक रहा नहीं।
हम रांची में या यूँ कहें कि अब रह ही नहीं सकते थे। हमें रह रह के हमारी दीपू याद आती थी। पिता ने घर बाद में बेचा नहीं, ये आज भी हमारी प्रॉपर्टी है, आपको पता है क्या? लेकिन कोई बेचने वाला, ना ही कोई खरीदने वाला है। अब उसके बाद फिर हम दोबारा से पटना चले गए, पटना ही रहे, कभी भी रांची नहीं आए। आज आपके काम से ही रांची आना पड़ा, तो जैसे ही हम इस जगह से निकले तो मुझे हमारा घर, वो श्रापित घर और मेरी बहन की लाश सब याद आ गया। आज ये घर जो आप देख रहे हैं ना, तब भी इस घर के आसपास एक दो घर ही थे। पता नहीं क्या है इस मिट्टी में कि कभी कुछ बना ही नहीं बाद में। क्या सिर्फ ये अकेला घर ही था जो सब पर भारी पड़ चुका था? नहीं जानती, बस इतना जानती हो कि इस घर ने ले लिया मेरी छोटी सी बहन को, दीपू को, दीपिका, जिसे हम प्यार से दीपू कहते थे। आई होप ठीक लगा होगा किस्सा आपको। और कुछ ऐसी प्रेत आत्माएं होती हैं जो, लेकिन बड़ी हैरानी वाली बात है कि उस प्रेत आत्मा को इन लोगों का घर आने से पहले ही उस दीपू पर कैसे नजर पड़ गई? क्या कोई साजिश थी? क्या उस घर को गले मढ़ा गया था इन सब के? कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन एक जान, एक नन्ही सी जान तो गई। उस चीज का कोई दूसरा एक्सप्लेनेशन नहीं है। बढ़ते हैं अब हम अगले किस्से की ओर। और अगला किस्सा है एक ऐसे भाई का जो कहते हैं कि भाई मैं जहां जाऊं मुझे एक प्रेत नजर आता था। अब मैं करूं तो क्या करूं? अब ये कहते हैं कि इनकी एक नई नई नौकरी लगी थी कपड़े की दुकान में। कपड़े की जो दुकान है वो तकरीबन रात के 8 बजे होती थी बंद। तो ये घर आते आते इनको तकरीबन 9 बज जाते थे। दुकान 8:30 बजे तक बिल्कुल बंद होनी, लोग वगैरह लगने। बाइक इनके पास थी और इनको ठीक पैसे मिल रहे थे, तो ये कुछ ऐसा इनको था नहीं कि बाइक पर खर्चा ज़्यादा आएगा, समथिंग एल्स व्हाटसएवर। तो ये अब एक रास्ते पर जाना शुरू करते हैं जो मेन घर का मेन रास्ता होता था, लेकिन अभी इतने, जैसे कहते हैं ना कि उसको इतने ज़्यादा फ्रिक्वेंटली रात को जाते नहीं थे। प्लस जो इनका शहर है वो कस्बा टाइप ही है, मतलब बहुत बड़ा शहर नहीं है। और रात के 8 बजे तक तो बाजार भी जो सब कुछ बंद हो जाते हैं। तो जिस समय ये उस रास्ते से गुजरते थे वो तकरीबन 9 बजे का समय होता था। ये कहते हैं कि जब पहली 1 महीने ये गुजरे तो कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं थी, नॉर्मल ही होता था। हाँ, होता सुनसान था, सिर्फ मैं ही होता था। कई बार कोई इक्का दुक्का नजर आ जाता, लेकिन वैसे सुनसान ही होता था। अब क्या होता है कि एक बार मैं जा रहा हूँ उस रास्ते से और मुझे एक इंसान दिखाई देता है जो हाइट में कुछ ज्यादा नजर आ रहा था। अब वो उसकी मेरे तरफ देखने का सिस्टम क्या था कि अगर मैं उसके पास से गुजरा हूँ, वो मेरे तरफ देखे जा रहा, मेरे तरफ देख के मुस्कुरा रहा है। अब जब ये मेरी तरफ देख के मुस्कुरा रहा है, मैं उसको क्रॉस कर रहा हूँ, मैं पीछे मुड़ के एक बार देखा तो फिर वो मेरी तरफ देख के ही मुस्कुरा रहा है। और एक बार मैं और नोटिस करता था कि जितनी बार मैं उसको क्रॉस करता था उतनी बार मेरी बाइक पर वजन बढ़ जाता था। मुझे ऐसा लगता था कि बाइक पर पीछे कोई बैठा हुआ है। लेकिन शुरू शुरू में मैंने इस चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा कुछ गौर नहीं किया, लेकिन जब धीरे धीरे मुझे लगने लगा कि यार ये रोज़ का काम हो गया, ये रोज़ इस समय इसी वक्त पर आदमी ऐसे कहाँ पर होता है, क्यों होता है? और जब भी मैं इसको क्रॉस करता हूँ तो उसका, मेरी बाइक का वजन क्यों बढ़ जाता है? फिर ये सोचते हैं कि भाई कोई बात नहीं, इसका हल भी है। अब ये एक दिन जाते हैं दूसरे रास्ते से। इनके घर को तकरीबन 3 रास्ते पड़ते थे। जब ये दूसरे रास्ते से जाते हैं तो ये देखते हैं कि एक पॉइंट पर फिर वही आदमी खड़ा है, इनकी तरफ देख रहा है। जैसे ही उसको क्रॉस किया, पीछे मुड़ के देखा, वो फिर इनकी तरफ देख रहा है, लेकिन बाइक पे वजन भी पड़ चुका। ये फिर से हैरान परेशान। फिर इनको लगे कि ऐसा कैसे हो सकता है, कि इसको कैसे पता कि आज मैं दूसरे रास्ते से आया हूँ, कहीं ये मुझे फॉलो तो नहीं कर रहा, कहीं ये कुछ और लुटेरा तो नहीं। लेकिन ऐसा भी नहीं है, इतने दिनों से मैं उस रास्ते से जा रहा हूँ, कुछ कहता नहीं है। लेकिन बात तो कॉमन है, एक तो मुझे काफ़ी अजीब तरीके से देखता है, दूसरा जैसे मैं घूमता हूँ तो फिर मेरी बाइक पर वजन पड़ जाता है।
समझ नहीं लग रहा कि ये हो क्या रहा है। कुछ दिन ऐसे चलता रहा। मैंने एक बार अपनी माँ से बात की और जो मेरी माँ है एक पंडित जी के पास लेकर गई। पंडित जी ने कहा कि कई बार कुछ बेटा ऊपरी हवाएं होती हैं, अब वो पता नहीं क्या चीज़ है लेकिन फिर भी बच के रहो। उन्होंने एक मौली बांधी। अब जब ये मौली बांधी तो मेरा थोड़ा सा कॉन्फिडेंस हाई हो गया और मैंने सोचा कि इस बार मैं जाता हूँ। फिर इस बार मैं जा रहा हूँ। इस बार मुझे वो फिर इंसान दिखा। इंसान शायद नहीं था, वो फिर दिखा। वैसे ही देख के मुझ पर मुस्कुराया और जब मैं मुड़ा ना, अब वो मेरी तरफ देख के मुस्कुरा नहीं रहा था, वो मुझे बड़े गुस्से में देख रहा था। और एक बात, आज बाइक पर हैवीनेस तो फील हो ही नहीं रही थी, मानो जैसे कि कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं, कुछ हुआ ही नहीं। फिर मैं सोचता हूँ कि मौली बांधी थी ना उसी की वजह से, तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो ये था, ये कोई प्रेत था क्या, नहीं जानता, लेकिन खुश था मैं। एक बात को लेकर चिंतित भी कि वो मुझे बड़े गुस्से से देख रहा। कुछ दिन बीतते हैं, ऐसे ही काम चलता रहता है। फिर मैं उस रास्ते से जा रहा हूँ, फिर मुझे नजर आता है, फिर रास्ते से जा रहा हूँ, फिर मुझे नजर आता है। आज मैं सोचता हूँ कि भाई एक और रास्ता तो है, मैंने उसको ट्राई क्यों नहीं किया पहले। उसको ट्राई करता हूँ, देखता हूँ कि वहां से होता है कि नहीं आता। अब वो वहां से जाते हैं तीसरे रास्ते से, फिर वो आदमी उनको नजर आता है। फिर जैसे ही वो पीछे मुड़ के देखते हैं, क्रॉस करते हैं, वो इस पर हंस रहा था। मोली बांधने के बावजूद क्या वो तिलिस्म टूट चुका था, पता नहीं। फिर उनको अपनी बाइक पर भारीपन महसूस होता। ये काफी परेशान होते। पहले तो ये कुछ दिनों से डर रहे थे, इनको लग रहा था कि जो ये है कुछ अजीब सी चीज है। लेकिन अब इतने दिन हो चुके थे, इनके मन में थोड़ी सा हौसला आ चुका था, थोड़ा सा इनको हो चुका था कि भाई इसको तो मैं ना कल खड़ा होकर पूछूंगा तो चाहता क्या। अब ये सोच रहे थे कि इस बार तो कॉन्फ्रंट करूंगा इसको। ये फिर से जाते हैं बाइक के पास, ये फिर से जाते हैं तीसरे रास्ते से, और जब एक पॉइंट पर पहुंचते हैं जहां पर उनको वो इंसान दिखाई देता है, सॉरी मैंने फिर इंसान बोल दिया। अब जो इनके साथ होने वाला था ना, जिंदगी में कभी इन्होंने सोचा नहीं था। ये उस इंसान के साथ पास जाकर रुकते हैं और कहते हैं कि भाई तेरी समस्या क्या है, तू रोज मुझे ऐसे देखता है, तू चाहता क्या, मुझे बता, तू सच में बता मुझे चाहता क्या। अभी ये बात कर ही रहे थे, इनकी बाइक के दोनों टायर फटते हैं, ठाक। बस ये इधर उधर देखते हैं कि ये क्या हो गया, खड़ी बाइक के टायर दोनों एक साथ कैसे फट सकते हैं। जैसे ही ऊपर देखते हैं तो कुछ था ही नहीं, वो आदमी था ही नहीं। अब ये भागते हैं, ये भागते भागते घर आते हैं और घर आके सारा वाक्या बताते हैं। बस उसके बाद फिर इनकी नौकरी खत्म कर देगी माँ बाप की तरफ से भाई। अब 3 रास्ते मैक्सिमम उस दुकान की तरफ जाने के थे, अब कितने रास्ते बनाए जा सकते थे। कोई था जो इनके पीछे पड़ चुका था, पंडित जी को बताया गया, फिर उन्होंने कुछ मौली वगैरह बांधी, गंगा जल जल पीने को दिया, लेकिन उस रास्ते से, खासतौर पे उन तीनों रास्तों से रात के समय में गुजरने से मना कर दिया। आज भी ये उसी ही इलाके में रहते हैं, लेकिन रात के समय में कभी अकेले नहीं जाते। उसके बाद कभी उन्हें वो नजर आया नहीं। लेकिन इनके लिए काफी वियर्ड थिंग थी कि वो बाइक के टायर कैसे फट गए अचानक से एक ही समय में। भाई इसका जवाब तो परमात्मा ही जाने। आई होप ये किस्सा आपको पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया है तो आप जल्दी से लाइक कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए। और अब हम करते हैं बात अपने व्यूअर्स की, जिन्होंने कहा है कि शाउट आउट दीजिए। तो पहला जो शाउट आउट है वो है @ सरोज थापा 5112। एक बार मेरा नाम लेके दिल भी खुश कर दीजिए सुनील जी। सरोज जी बहुत बहुत धन्यवाद कमेंट करने के लिए, और ऐसे ही आप चैनल को प्यार देते रहिए। दूसरा है साजन भट्टी S94U, ये कह रहे हैं गुड वर्क ब्रो। अभी आपने अभी तक आपने मेरा नाम नहीं लिया भाई वीडियो में। तो सरोज भाई, तो साजन भाई, आज आपका नाम भी ले लिया। जहां तक मुझे आइडिया है एक आधी बार लिया है, लेकिन क्या फर्क पड़ता है भाई, जितनी बार नाम लो उतनी बार कम है, इसका कोई कोई क्या रेट लगता है भाई। तो आई होप जो आज किस्से आपको पसंद आए होंगे, आज के किस्से। और
वैसे तो आज थोड़ी सी कैपेसिटी थी कि मैं एक दो और बता दूं, लेकिन मैंने सोचा कि छोड़ो, रहने दो। हाँ, एक भाई सच, विनोद भाई का शायद मैंने नाम ले लिया था पहले, जो खबीस वाला वीडियो था आपने, मैंने शायद डिस्कस कर लिया था। तो ये था आज का किस्सा या आज के किस्से। और फिर से एक बार जो नेक्स्ट मंथ है, कमिंग मंथ है, और उसमें कुछ नया होने जा रहा है। वैसे मैं सोच रहा था कि भाई अनाउंस तो करूंगा मंथ एंड में, लेकिन उससे पहले हो सकता है कि आप में से कोई सही बता दे। तो आपको क्या लगता है कि क्या नया होगा? क्या कुछ सीरीज चलेगी? क्या कुछ सीजन टाइप का शुरू होगा? क्या कुछ अलग होगा? मतलब होगा तो अलग ही, लेकिन किस तरीके का होगा? देखते हैं आप कितना दिमाग लगाते हैं। तो भाई जो मेरे रेगुलर व्यूअर्स हैं वो पार्टिसिपेट कीजिए, कमेंट्स में लिखिए कि क्या हो सकता है। जो भाई न्यू व्यूअर्स हैं उनको भी वो देख सकते हैं जो चैनल मेरा किस तरीके का है, उसका जो चैनल का पैटर्न कैसा है। जैसे कि न्यू व्यूअर्स को तो नहीं पता, पुराने व्यूअर्स तो जानते हैं, लेकिन न्यू व्यूअर्स के लिए कि यहाँ पर हर रोज एक वीडियो अपलोड होती है, स्टोरीज ना 9 बजे तकरीबन रोज को, और वीकली पॉडकास्ट। सो ये पैटर्न है मेरे चैनल का। इसके अलावा जैसे मैंने कहा कि अप्रैल में कुछ नया होगा, तो नेचुरली बात है यहाँ से कुछ तो कुछ डिफरेंट होगा ही। तो क्या होगा बताइए? इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आप पार्टिसिपेट कीजिए कमेंट में, और देखते हैं कि भाई किसकी प्रेडिक्शन ठीक होती है। इसी के साथ ही जैसा मैंने कहा कि आ, आज जो तारीख है वो है कुछ 13 तारीख, और कल मोस्ट पॉसिबली एक एपिसोड नया अपलोड होगा, जो कि होगा सिर्फ मेंबर्स ओनली। वैसे तो जो 9 बजे है नॉर्मल एक एपिसोड होगा, एक मेंबर्स ओनली एपिसोड भी अपलोड होगा। तो अभी तक जो मेरे मेंबर्स हैं उनके लिए ये है अपडेट कि आपको एक एपिसोड मिलेगा, आप एंजॉय कीजिए उसको। सुनना हो तो आप जरूर सुनीजिए। और मैं चाहूंगा कि आप उस पर फीडबैक दीजिए, ना सिर्फ आप उस वीडियो पे फीडबैक देना, और आप जो नॉर्मल कमेंट्स हैं वहां पर भी फीडबैक देना, ताकि अगर कोई जो अपने व्यूअर्स ज्वाइन करना चाहें तो वो ऐसा ना समझे कि बस ज्वाइन करना एक, जैसे कहते हैं कि मैं कह रहा हूँ ज्वाइन कीजिए, कुछ मिलेगा नहीं उनको, नया नया भी मिलेगा। और जैसा कि मैंने कहा कि विद 29 रुपीज़, स्टार्टिंग फ्रॉम द 29 रुपीज़ से ये स्टार्ट होगा। और जो महीने, दो दिन का 1 रुपया भी नहीं बनता फ्रैंकली। तो आप चाहें तो उसको ज्वाइन कर सकते हैं। उससे क्या होगा, देखिए मेरी मदद होगी। मदद किस चीज़ की होगी कि जैसा मैंने कहा कि अगले महीने में कुछ नया करने जा रहा हूँ। अब जो नया करने जा रहा हूँ ना, आप समझिए कि जो मेरी यूट्यूब की इनकम हो रही है उससे 3 गुना उसकी कॉस्ट आएगी। समझ रहे हैं ना, 3 गुना कॉस्ट आएगी। तो ऐसा तो नहीं है कि भाई मैं अब ये चीज जता रहा हूँ कि देखा भाई ऐसा कर रहा हूँ वैसा कर रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। बस मेंबरशिप से ये होगा कि मेंबरशिप का जो भी मेंबरशिप से इनकम होगी ना, वो मेरे अपने कुछ खर्चे के लिए नहीं जाएगी, वो चैनल पर ही लगेगी। और आपको कोशिश होगी कि मैं जो बेस्ट एक्सपीरियंस है और बड़ा एनहेंस्ड एक्सपीरियंस बनाकर दूं, और ये जो चैनल है आपके लिए वन स्टॉप चैनल बन जाए, जहां पर आप अच्छी से अच्छी कहानियां सुन सकें। तो ये पर्पस है अगले महीने जो नया करने जा रहा हूँ उसका भी, और मेंबरशिप का भी। और 29 रुपये मैंने मेंबरशिप स्टार्ट इसलिए की है, 89 भी है, 299 भी है, और 1999 भी है। लेकिन मैंने कभी ऐसा नहीं कहा कि भैया आप ये 1999 करो। आप चाहें तो 29 से स्टार्ट कर सकते हैं, और वो हर एक के लिए काफी इजी है, कुछ ऐसा दिक्कत वाली बात है नहीं उसमें। उससे फिर कोशिश मेरी होगी कि इम्प्रूव किया जाए। अब कुछ भाई, जैसे कुछ भाइयों को डाउट था, जैसे फिर मैंने लास्ट वीडियो में कहा कि भाई आप पेड कर रहे हो तो आपको, भाई आप ना भी ज्वाइन करेंगे फिर भी आपको फायदा है। वो फायदा क्या है कि जो पेड सब्सक्राइबर्स से मैं उनको तो मैं स्टोरी दूंगा, लेकिन उनका जो उनसे जो इनकम जनरेट होगी उसका फायदा चैनल में नॉर्मल वीडियोस को भी मिलेगा। उसमें जैसे कुछ अलग किया जाएगा तो उसको भी मिलेगा। तो ऐसा कुछ नहीं है, सारे मेरे लिए भाई इक्वल है। लेकिन जो अलग से पे कर रहे हैं तो उनको एक छोटा सा अलग से ट्रीट मिलेगा, अलग 1-2 महीने में 1-2 वीडियोस के रूप में, जो नॉर्मल अपलोड नहीं होंगी स्टोरी। तो ये था सारा, थोड़ा सा एक बार एक्सप्लेन करने को, कि मैं कहीं ना कहीं फील कर रहा हूँ कि कुछ भाई सोच रहे होंगे कि भाई पैसों के पीछे, ऐसा वाला कुछ नहीं है भाई। ये इन्वेस्ट होगा, री इन्वेस्ट ही होगा इस चैनल में। सो आई होप ये समझ पाए होंगे। और अब जल्दी से वीडियो को खत्म करने का समय आ चुका है। जल्दी मिलेंगे अगली वीडियो में नए किस्सों के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।